समाज बदलने वाला अंबेडकर सबको स्वीकार नहीं है। एक भी व्यक्ति अगर कमजोर है तो देश कमजोर है। अगर आप लोगों को न्याय नहीं देंगे और राष्ट्र बनाना चाहेंगे तो राष्ट्र नहीं बनेगा। गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर मैं सबसे पहले आप सभी को हार्दिक बधाई, साधुवाद, जय भीम ज्ञापित करता हूं। हम सभी जानते हैं कि भारत गणतंत्र कैसे बना और हम ये भी जानते हैं कि भारत के गणतंत्र बनने में बाबा साहब अम्बेडकर का क्या रोल है। और हम इस बात को भी देखते पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं, नेताओं के भाषण भी सुनते रहते हैं, क्योंकि नेताओं के भाषण सुनते हैं तो नेता अपने अपने हिसाब से डॉक्टर अम्बेडकर को इंटरप्रिटेशन देते हैं और उनकी इंटरप्रिटेशन में इस चीज़ को गायब कर दिया जाता है कि बेसिकली डॉक्टर अम्बेडकर थे क्या। तो अम्बेडकर के अलग अलग रूप हमारे बीच में हैं। एक रूप ऐसा है जो डॉक्टर अम्बेडकर किताबों की दुनिया का अम्बेडकर है, एक रूप ऐसा है जो पॉलिटिकल अम्बेडकर है, एक अम्बेडकर ऐसा है जो रिलीजियस लीडर है, बुद्धिज़्म का प्रणेता है भारत में, एक अम्बेडकर ऐसा है जो सोशल वर्कर है, जिसने औरंगाबाद में 1945 में पीपल एजुकेशन सोसाइटी के नाम से 126 एकड़ जमीन 71 की दान में ली, बहुत चीप रेट पर हैदराबाद के नवाब से। पिछली बार मैं हैदराबाद था, औरंगाबाद था, तो मैंने उस संस्थाओं को देखा कि 126 एकड़ जमीन नवाब ऑफ हैदराबाद ने बाबा साहब अम्बेडकर को डोनेट की, बहुत छोटे रेट पर, बहुत कम। तो एक अम्बेडकर ऐसा जो भारत को शिक्षा देना चाहता है और अपने अधिकारों के लिए, संविधान के लिए जब उनको मौका मिला तो लड़ना सिखाना चाहता है, और एक अम्बेडकर ऐसा है जो आपको पॉलिटिकल लीडर के रूप में दिखता है, क्योंकि 1984 के बाद हमने देखा कि भारत के, उत्तर भारत के में एक नई तरह का पॉलिटिकल मूवमेंट उठा जिसको बहुजन मूवमेंट के नाम से याद किया जाता है। मूवमेंट अभी चल रहा है। उसके रूप में अम्बेडकर के प्रतिनिधि को कांशीराम में हमने देखा। तो ये सारे सवाल हैं जो आज हम भारत के इस रिपब्लिक इंडिया में देखते हैं। इन्हीं के समानांतर एक महत्वपूर्ण सवाल जो अम्बेडकर ने अपने ज़माने में कहा था, जब ये पूछा गया व्हाट इज नेशन, व्हाट यू आर थिंकिंग अबाउट फ्यूचर ऑफ इंडियन नेशन, तो उनका एक सवाल का जवाब बहुत छोटा था, एक ही लाइन का जवाब था, इंडिया इज ए नेशन इन मेकिंग। इंडिया इज ए नेशन इन मेकिंग। भारत एक बनता हुआ राज्य है, राष्ट्र है। भारत एक बनता हुआ राष्ट्र है, इसका मतलब बहुत गहरा है। भारत अभी राष्ट्र नहीं है, उसको राष्ट्र बनना है। राष्ट्र कैसे बनेगा, पॉलिटिकल साइंस में और लॉ में उसकी डेफिनेशन दी गई है। उसकी डेफिनेशन में यह है कि राष्ट्र बनता है लोगों के प्रेम से, राष्ट्र बनता है लोगों की इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस से। अगर आप लोगों को न्याय नहीं देंगे और राष्ट्र बनाना चाहेंगे तो राष्ट्र नहीं बनेगा, किताबी राष्ट्र बना रहेगा। अगर आप लोगों को भाई और बंधुता और बहनापे में नहीं देखना चाहेंगे तो राष्ट्र नहीं बनेगा, किताबों में राष्ट्र बना रहेगा। तो भारत का जो राज्य है किताबी राज्य है, भारत किताबी राष्ट्र है, जिसको दूसरे शब्दों में पॉलिटिकल साइंटिस्ट इस तरह से देखते हैं और ये कहते हैं कि इंडिया इज ए पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, वी नीड सोशल डेमोक्रेसी। हमें सामाजिक लोकतंत्र चाहिए और वो सामाजिक लोकतंत्र कैसे आएगा?
डॉक्टर अंबेडकर ने सामाजिक लोकतंत्र की फिलॉसफी को जब उनको मौका मिला ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन के नाते उस काम को करने का, तो उन्होंने उस पॉलिटिकल डेमोक्रेसी तो बनाना उद्देश्य था ही, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के भीतर से सोशल डेमोक्रेसी को भी उन्होंने भारत के संविधान में बुन दिया। यही कारण है कि आपको संविधान के जो मूलभूत अधिकार हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उसमें सबसे पहला अधिकार आर्टिकल 13 में जो आता है वो हमें ये कहता है कि भारत का संविधान लागू होने के बाद भारत की जितनी भी ट्रेडिशनल जो भी सारी चीज़ें थी संविधान लागू होने के बाद से नलीफाई हो जाएंगी। जब जितनी तरह गैर बराबरियाँ थी, आर्टिकल 13 यही कहता है कि सभी तरह गैर बराबरियाँ खत्म हो जाएंगी और अब केवल भारत का संविधान ही भारत का सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट होगा। और आप आर्टिकल 14 को देखते हैं, आर्टिकल 14 से फिर आपके लिबर्टी के आर्टिकल आते हैं, फिर आपके धार्मिक स्वतंत्रता के आर्टिकल आते हैं, डिग्निटी बिफोर लॉ और डिग्निफाइड वे ऑफ लिविंग के आर्टिकल, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो हमें ये देखना है कि बाबा साहब अम्बेडकर बेसिकली डेमोक्रेसी और रिपब्लिक के ज़रिए हमें क्या कहना चाहते थे, और उनकी सोच केवल डिप्राइव्ड लोगों तक नहीं थी। वो अगर आप अम्बेडकर को एनालाइज करना चाहें तो अम्बेडकर को आप कोलंबिया के माइंडसेट से आपको अम्बेडकर को समझना होगा। अमेरिका का वर्ल्ड नोन यूनिवर्सिटी कोलंबिया यूनिवर्सिटी, और वहाँ से एक भारत का अछूत बच्चा वहाँ पढ़ने जाता है, एक अछूत स्टूडेंट वहाँ पढ़ने जाता है और वहाँ 3 साल पढ़ाई करता है। 3 साल की पढ़ाई करने के लिए महाराजा गायकवाड़ ने 11.5 पाउंड की मंथली फेलोशिप उनको दी थी 3 साल के लिए। 11.5 11.5 पाउंड की मंथली फेलोशिप बाबा साहब अम्बेडकर को महाराजा बड़ौदा ने दी थी। और उस फेलोशिप के बदले में डॉक्टर अम्बेडकर जैसे यहाँ से गए थे वैसे नहीं आए, उससे बहुत बड़ा विशाल बनकर के व्यक्तित्व लेकर आए। दूसरी बार जब वो वहां से लौट आए तो कुछ समय तक वो काम में लगे रहे, सोशल अवेकनिंग के काम में लगे रहे। उसके बाद उन्होंने देखा मूक नायक का काम महाराष्ट्र में उन्होंने शुरू किया, एक मैगजीन निकाली और महाराजा कोल्हापुर को उन्होंने उसके लिए बुलाया। कोल्हापुर रियासत के महाराजा शाहूजी महाराज को बुलाया तो शाहूजी महाराज ने उनसे सवाल किया कि कोलंबिया से पढ़कर आए हो और अब समाज को डायरेक्शन देने का काम किस तरह से करोगे? तो उन्होंने कहा कि अभी मेरा था थोड़ा सा काम अभी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पेंडिंग है, मैं चाहता हूँ एक बार वो वहाँ चला जाऊँ। तो उन्होंने कहा कि फिर क्या मुझसे क्या अपेक्षा करते हो? उन्होंने कहा कि मैं कुछ आर्थिक मदद हो जाए। तो महाराजा बड़ौदा ने फिर से उनको महाराजा जो शाहूजी महाराज ने उनको फेलोशिप दिया, एक मुश्त फेलोशिप दिया और फिर से उनको लंदन भेजा और लंदन से पढ़ करके आए। तो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, जहां आज के स्टूडेंट भी जा करके बहुत गौरवान्वित अच्छा लगता है कि लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़कर आए हैं, उस जमाने में देखिए बाबा साहब अम्बेडकर किस विश्वविद्यालय में और कहाँ कहाँ पढ़कर आए हैं। हमारा को नाम सुन करके ही उनका माथा चौड़ा हो जाता, छाती चौड़ी हो जाती है कि उस जमाने में बाबा साहब अम्बेडकर वहां से पढ़कर आए थे। और वो केवल पढ़कर के नहीं आए, वो ऐसी चीज लेकर आए कि भारत के लोगों को, उस समय जो यहां के लोग थे, उनको लगा कि जहां जहां वो गए उनको सम्मान नहीं दिया, कि भारत की नजर में वो अनटचेबल थे और दुनिया की नजर में वो हीरो थे। तो इसलिए वो बाबा साहब अम्बेडकर ये कहते हैं कि मेरे लिए 2 महाराजाओं ने, महाराजा बड़ौदा और कोल्हापुर रियासत के जो राजा थे, उन्होंने मुझे जो फेलोशिप दी, उस फेलोशिप से मैंने समाज को इतना वापस कर दिया कि आज लाखों की संख्या में लोग मेरे जैसे बनने की हैसियत में हैं।
उस जमाने में बाबा साहब कह रहे हैं 1956 तक। और आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं ये भी देना चाहता हूं कि जब लॉर्ड लिनलिथगो ने बाबा साहब अम्बेडकर को बुलाया, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर वायसराय काउंसिल के एक मेंबर होते थे, 1942 में मेंबर बने और वो 46 तक रहे। इस दौरान भी क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर पश्चिमी जो उदारवाद था, उदारवाद इकोनॉमिक्स वाला नहीं, डेमोक्रेसी वाला, पश्चिमी जो लिबर्टी थी, वेस्ट की जो लिबरल वे ऑफ लिविंग थी, उससे बहुत प्रभावित थे। और उससे प्रभावित होकर के उनकी जब बातें होती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो महत्वपूर्ण ओहदेदार थे उनसे, तो वो इस चीज को कहते थे कि मुझे जो मिला है वो वेस्ट से मिला है, क्योंकि अगर मैं वेस्ट में नहीं जाता तो मुझे कुछ हासिल नहीं होता, मेरे समाज को कुछ हासिल नहीं होता, भारत को कुछ हासिल नहीं होता। इसलिए मेरा जाना इसलिए मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि मेरे वहां जाने से पूरे देश का रूपांतरण हो रहा है, मेरे लोग भी उसी देश का हिस्सा हैं। इस नजरिए से बाबा साहब अम्बेडकर ने जब लॉर्ड लिथगो के साथ बातचीत की और उन्होंने ये सवाल उठाया, आपने हिंदुओं को बनारस यूनिवर्सिटी बनाने के लिए आपने डोनेशन दे दिया, हिंदुओं को मालवीय जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे बीएचयू बनाने के लिए आपने फंड दे दिया, मुस्लिम्स को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने के लिए आपने फंड दे दिया। व्हाट अबाउट मी, मेरे सोसाइटी के लिए मेरे लिए क्या किया, मेरे लिए क्या करा, मेरे लिए तो आपने कुछ नहीं दिया। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा क्या नहीं लगता कि मैं 500 ग्रेजुएट्स के बराबर हूं। लिनलिथगो ने उनसे कहा आपके पास ग्रेजुएट कहां है, क्या आपके पास ग्रेजुएट्स कहां है, मैं किसको दूं, किसको दूं। तो उन्होंने कहा कि क्या आपको नहीं लगता मैं 500 ग्रेजुएट्स के बराबर हूं। लॉर्ड लिनलिथगो को उन्होंने कहा कि 500 ग्रेजुएट्स के बराबर मैं अकेला हूं, कि मुझे नहीं लगता कि मेरे बराबर वेस्ट की जो वर्ल्ड नॉलेज है उसको लेकर के मैं आया हूं, और उस नॉलेज के आधार पर मैं ये बताना चाहता हूं कि 500 ग्रेजुएट्स को खड़ा कर दीजिए, मैं जो रीजनिंग दूंगा उनसे रीजनिंग पूछ लीजिए। तो लिनलिथगो ने कहा कि ठीक है, आपकी बात मैं मानता हूं और इस बात के आधार पर आप मुझे जो कहेंगे मैं उसको करने का प्रयास करूंगा। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि मैं यूनिवर्सिटी और कॉलेज की बजाय मैं चाहता हूं कि मेरे जैसे मेरे समाज या डिप्राइव्ड कम्युनिटी के लोग भी हायर एजुकेशन के लिए विदेश में पढ़ने के लिए जाएं। और उस जमाने में बाबा साहब अम्बेडकर की उस सिफारिश के आधार पर शेड्यूल्ड कास्ट के अनटचेबल कम्युनिटी के लगभग 25 से 28 से 30 लोगों को बाबा साहब अम्बेडकर की रिकमेंडेशन में विदेश में पढ़ने के लिए भेजा गया था, जिनको शांति स्वरूप बोध ने अपनी किताब में उनके नाम सहित उनको छापा है। 2 किस्तों में गए थे, वो 2 बार गए थे, एक बार में नहीं गए। तो वो लोग जब गए थे वो वापस आए तो बाबा साहब कुछ मिले बाबा साहब से, कुछ वहीं बस गए, कुछ उनके मूवमेंट के साथ जुड़े। तब तक बाबा साहब अपने मूवमेंट में आगे बढ़ चुके थे और ये भूल चुके थे कि मैंने कुछ लोगों को बाहर भी भेजा है, वो आएंगे कुछ करेंगे। तो उनके मैसेज को बहुत सारे लोग इस तरह से भी पढ़ते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने 18 मार्च 1956 को आगरा में एक बड़ा हृदय विदारक भाषण दिया। 18 मार्च 1956 को बौद्ध विहार चक्की पाठ का उद्घाटन उन्होंने किया। आगरा के लोगों ने उनको बुलाया, उन्होंने एक बौद्ध विहार वहां बनाया, उसका उद्घाटन किया और एक सभा हुई, बड़ी सभा हुई 18 मार्च 1956 को। तो 18 मार्च 1956 को बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, भाषण के दौरान कहा, और जिसको सभी लोग जानते हैं कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। ये पढ़े लिखे लोगों ने धोखा देने का डायलॉग उस रेफरेंस में था कि मैंने इतने लोगों को भेजा और ये लोग पढ़ करके आएंगे, मेरे जैसे बनेंगे।
मैं भी मैंने इनको ब्रिटिश सहायता से पढ़ने भेजा, मैं महाराजाओं की मदद से पढ़ने गया, लेकिन वापस आए तो कुछ नहीं, मेरा साथ नहीं दिया। तो बाबा साहब को मलाल इस चीज का था। और आज अगर देखते हैं कि उनका पॉलिटिकलाइज यूज करते हुए अगर कोई चीज आगे बढ़ी है तो बहुजन मूवमेंट उनसे बहुत आगे बढ़ा है। बाबा साहब के मलाल को इस नजरिए से देखने का जो क्वेश्चन है वो इस नजरिए से है कि अगर एक व्यक्ति 500 ग्रेजुएट्स के बराबर हो सकता है, अगर ये 25 लोग भी मेरे बराबर खड़े हो जाएंगे तो 25 को 500 से गुणा कर दीजिए, इतने ग्रेजुएट्स हो जाएंगे और हम पूरे समाज को रूपांतरित कर देंगे, ट्रांसफॉर्म कर देंगे। ये अंदाजा बाबा साहब अम्बेडकर का था और इसी अंदाजे से उन्होंने इस डायलॉग को, इस बात को कहा था कि मेरे पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया, अगर ये चाहते तो मेरे साथ कदम ताल कर सकते थे और जो मूवमेंट मिशन में मैं उनको लगाना चाहता था वो कर सकते थे। तो ये एक महत्वपूर्ण पड़ाव है उनके मतलब अपने मूवमेंट के आखिर में ले जाने का। एक दूसरा एस्पेक्ट भी मैं आपसे शेयर ये करना चाहता हूं कि इन्हीं पढ़े लिखे लोगों ने काम भी किया। वो काम कब किया? जब मान्यवर कांशीराम ने 1984 में बीएसपी बनाई। पॉलिटिकल, बाबा साहब अम्बेडकर का पॉलिटिकल जो व्यू था वो कांशीराम के रूप में रिफ्लेक्ट होने लगा और हजारों लाखों एम्प्लॉइज ने जो बहुजन समाज के थे वो कंट्रीब्यूट किया, पैसे के रूप में भी किया, अपने फिजिकल अभियान के जरिए भी किया और जिस भी तरह से रिसोर्स वो जनरेट कर सकते थे वैसा उन्होंने किया। तो एक अलग तरह से बाबा साहब अम्बेडकर के कंट्रीब्यूशन को सोसाइटी के रिफॉर्मेशन के नजरिए से देखना ये देखने की बात है। एक डायलॉग ये दिया जाता है कि दो महाराजा, दो आदर्श बाबा साहब अम्बेडकर के जब वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में थे तो वहाँ पर कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जॉन डेवी थे, जॉन डेवी जिनका बहुत नाम आता है, जो बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ाते थे, और एक R.A. सेलिगमन प्रोफेसर थे। ये दोनों प्रोफेसर थे। तो बाबा साहब अम्बेडकर की प्रेरणा में इन दोनों प्रोफेसर्स का जो वेस्ट के थे बड़ी भूमिका है और उनसे उन्होंने केवल डेमोक्रेसी ही नहीं सिखाई, उन्होंने इकोनॉमिक्स भी सिखाई और उन्होंने लॉ भी सिखाया। तो बाबा साहब अम्बेडकर एक तरह से उस नज़रिए से भारत को देखना चाहते थे। जब वो भारत का संविधान बनाने की तरफ गए तो उनकी नज़र में ये था कि मुझे भारत को इस तरह से बनाना चाहिए जहां कास्ट की एट्रोसिटी ना हो, महिलाओं के प्रति महिलाओं का शोषण बंद हो जाए, जितने भी डिप्राइव्ड कम्युनिटीज के लोग हैं सारे सम्मान से जीवन जी सकें। इसलिए यह महत्वपूर्ण एस्पेक्ट उनके ड्यूरिंग फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये उनकी महत्वपूर्ण चिंताएं इसमें शामिल थी और उन्हीं चिंताओं के शामिल रहने के रूप में हम ये देखते हैं कि उन्होंने ये कहने का प्रयास किया, ये बताने का प्रयास किया कि भारत का समाज, एक महत्वपूर्ण फ्रेज उन्होंने दिया, ग्रेडेड इनइक्वलिटी। ग्रेडेड इनइक्वलिटी, भारत का समाज ग्रेडेड इनइक्वलिटी का हजारों साल से पालन कर रहा है। ग्रेडेड इनइक्वलिटी का मतलब है एक जाति दूसरी जाति के सिर पर खड़ी है, एक जाति दूसरी जाति के बराबर खड़े होकर बात नहीं करना चाहती है, एक जाति दूसरी जाति का सम्मान नहीं करना चाहती है। इसलिए उन्होंने एक टर्म का यूज किया, ग्रेडेड इनइक्वलिटी। ग्रेडेड इनइक्वलिटी का मतलब यह हुआ कि आप जब तक सबको का एक ही ग्रेड नहीं रखेंगे, इक्वलिटी नहीं रखेंगे, तो समाज और राज्य काम नहीं कर सकता है। गवर्नेंस का काम है कि ग्रेडेड इनइक्वलिटी के खिलाफ काम करे। अगर गवर्नेंस ग्रेडेड इनइक्वलिटी का प्रोटेक्शन करने लगेगी तो इंडिया इज ए नेशन इन मेकिंग भी ध्वस्त हो जाएगा। इंडिया इज ए नेशन इन मेकिंग वो तभी पूरा होगा जब आप ग्रेडेड इनइक्वलिटी के खिलाफ काम करेंगे। और ये काम कौन करेगा? जो लोग गवर्नेंस में हैं, जो लोग सत्ता में हैं, जो लोग अधिकारी हैं, जो लोग सत्ताओं को चलाने का फार्मूला पॉलिटिशियंस को बताते हैं,
कि सरकार सर कैसे चलेगी, वो उनका काम है कि ग्रेडेड इनइक्वलिटी के विपक्ष में वो जनता को, देश को मजबूत और सक्षम बनाने के लिए, क्योंकि एक भी व्यक्ति अगर कमजोर है तो देश कमजोर है, एक भी व्यक्ति अगर दुखी है तो देश दुखी है। इसलिए उस आधार पर हम ये बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि हमें ग्रेडेड इनइक्वलिटी को खत्म करना है, समाप्त करना है, और वो कभी होगी उसका वो एक फार्मूला भी उनका है कि हम सभी अपनी अपनी जातियों को ही राष्ट्र माने बैठे हैं। हमारी जाति ही हमारा राष्ट्र हो गया है, हमारी जाति हमारा राष्ट्र हो गया है, इसलिए देश हजारों साल तक गुलाम रहा। हमारी जाति हमारा राष्ट्र है, लड़ेंगे साथ नहीं लड़ेंगे, एक ही वर्ण के लोग, एक ही जाति के लोग लड़ेंगे, दूसरे लोग नहीं लड़ेंगे, दूसरे लोग उसका सामान ढोएंगे, तीसरे लोग उन सामान ढोने वाले का भी ख्याल रखेंगे, और एक लोग केवल प्रीचिंग देगा, उपदेश देगा, दूसरा व्यक्ति लड़ेगा, तीसरा व्यक्ति बिजनेस करेगा, और चौथा व्यक्ति सभी की सेवा करेगा, और एक व्यक्ति उससे भी छोटा है जिसको आप अनटचेबल कहते हैं, क्योंकि वो हिंदुइज्म का जो फार्मूला है उसमें उसको 5वें दर्जे पर रखा गया है, इसको पंचम भी कहा गया। तो ये जो पूरा जो सेटअप है, इसी सेटअप ने हमारी इनइक्वलिटी न होने की वजह से हजारों साल से गुलाम बनाए रखा, और उसी गुलामी में हम मरते रहे, पिटते रहे, और उस गुलामी से किसी ने मुक्ति दी तो बाबा साहब अम्बेडकर ने दी। उस गुलामी से किसी ने मुक्ति दिलाई तो बाबा साहब अम्बेडकर ने दिलाई। इनइक्वलिटी को उन्होंने इक्वलिटी दे दिया, और लिबर्टी के खिलाफ रहने वाले सारे प्रोविजंस को उन्होंने लिबर्टी में बदल दिया, और सब अधिकारों को, जो अधिकार आपसे सदा सदा छीन लिए गए थे, उन अधिकारों को उन्होंने फिर से रूपांतरित कर दिया। और महिलाओं के लिए भी उन्होंने इतना काम किया है कि जबरदस्त तरह का काम उनका है। और उसी एवज में हम सभी जानते हैं हिंदू कोड बिल आया, और हिंदू कोड बिल में उनकी बात को उस तरह से उस समय की गवर्नमेंट ने नहीं माना, लेकिन उसमें बहुत सारे सवाल हैं। उसमें हम ये कहते हैं नेहरू भी अपने समय के विदेश में पढ़े हुए एक लिबरल डेमोक्रेट थे। एमसी सीतलवाड़, चौधरी साहब जानते हैं अच्छी तरह से, एमसी सीतलवाड़ जो भारत के फर्स्ट गवर्नर जनरल थे, जो यानी भारत का सबसे बड़ा सरकारी वकील, एमसी सीतलवाड़, भारत सरकार का जो सबसे बड़ा कानूनी दिमाग है एमसी सीतलवाड़ में, उन्होंने एक अपनी किताब, उन्होंने अपनी ऑटोग्राफी में, बायोग्राफी में इस चीज का हवाला दिया है। लोगों को रेफरेंस देते हुए इस बात को बताते हैं, हिंदू कोड बिल पर जब भारत सरकार ने एमसी सीतलवाड़ से राय ली, तो एमसी सीतलवाड़ उस राय में यह बात भी कहते हैं कि जो उसकी बात द हिंदू में छपी है, जिसको मैंने पढ़ा था, मेरे पास उसके एविडेंस हैं, तो द हिंदू ने उसकी रिपोर्ट करते हुए लिखा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज ए ऑर्थोडॉक्स हिंदू, वो एक रूढ़िवादी हिंदू था। इसलिए उस समय नेहरू और राजेंद्र प्रसाद के बीच एक खास तरह की टसल जनरेट हो गई, और उसी टसल के जनरेट होने की वजह से नेहरू को वो बिल अलग अलग टुकड़ों में, बाद में 4 टुकड़ों में पास करवाना पड़ा। और उन्होंने ये भी कहा कि देखिए, क्योंकि हमारा मैंडेट नहीं है कि वह हिंदू कोड बिल को पास करें, नया चुनाव होने वाला है, मार्च 52 में पहला चुनाव हुआ, क्योंकि वो कई फेज में चुनाव हुआ, तो मार्च 52 तक चला गया, 51 से शुरू होकर 52 तक चला गया। तो उस चुनाव में जाते जाते वो ये कह रहे हैं, उससे पहले पार्लियामेंट में वो कह रहे हैं, नई सरकार आएगी वो हिंदू कोड बिल पर बात करेगी, उसको किस तरह से देखना है। और हम सभी जानते हैं उसको बाद में अलग अलग टुकड़ों में पास किया गया, लेकिन वो कंबाइंड रूप से पास नहीं किया गया। बेसिकली वो हिंदुओं की महिलाओं को न्याय देने का एक फार्मूला था कि सदियों तक ना तो अपनी च्वाइस से वो मैरिज कर सकती हैं, ना ही अपनी च्वाइस से वो मैरिज से बाहर आ सकती हैं, ना ही अपनी च्वाइस से उनका कोई प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी है,
ना ही उनका कोई उत्तराधिकारी है। तो वो सारे सवाल उस हिंदू कोड बिल में थे। तो आप अंदाजा लगाइए, जो भारत सरकार ने 2006 में बेटियों के लिए प्रॉपर्टी में राइट दिया, वो बाबा साहब अम्बेडकर 1951 में कह रहे थे। जो 51 में कह रहे थे बाबा साहब अम्बेडकर, वो 2006 में भारत सरकार ने कानून बनाकर उसको अपने उस कानून का हिस्सा बनाया। तो इससे हमें साबित होता है कि बाबा साहब अम्बेडकर कितना आगे की सोचते थे। बाबा साहब अम्बेडकर कितना गवर्नेंस में रहते हुए, सरकार में रहते हुए समाज को किस तरह से बदल देना चाहते थे, यह भी एक महत्वपूर्ण चीज है। तो इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर के कोटेशन इस नजरिए से है कि मैं कानून मंत्री केवल नहीं बनना चाहता हूं, लेकिन मुझे कहा कि कुछ समय कानून मंत्री रह लीजिए, बाकी फिर आपको, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि मैं प्लानिंग, देश की प्लानिंग देखना चाहता हूं। प्लानिंग का मतलब क्या है कि देश को कैसे रूपांतरित किया जा सकता है, देश को कैसे बदला जा सकता है, देश को नए तरह से। क्योंकि अगर आप हजारों साल का जो स्ट्रक्चर आपके पास है इनइक्वलिटी का, उसी स्ट्रक्चर के साथ जीते रहेंगे तो समाज बराबर नहीं हो सकता। अगर समाज को बराबर बनाना है तो इनइक्वलिटी के स्ट्रक्चर पर रोक लगानी होगी और इक्वलिटी के स्ट्रक्चर को प्रोटेक्शन देना होगा। और वो प्रोटेक्शन तभी मिलेगा जब हम उसी तरह की योजनाएं बनाएंगे। और उसी तरह की योजना बनाने का काम मैं जानता हूं कि मुझसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। इसलिए मुझे नेहरू ने कहा कि कुछ समय आप लॉ मिनिस्ट्री को देख लीजिए, आपको प्लानिंग बाद में दे दिया जाएगा, उस पर काम कर, बाद में आपको यह अवसर दिया जाएगा। लेकिन मैंने कहा कि क्योंकि इसमें भी देश को एक चैलेंज है, नया कानून बनाना है, इसलिए मैंने उस चैलेंज को लिया और उस काम को मैंने किया। तो ये महत्वपूर्ण सवाल है जिसके के बारे में है। अगर हम ये बात करें कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमिंग की, अगर बात मैं आपके बीच में करूं, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जब डिबेट हो रही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 17 दिसंबर 1946 को, जब संविधान के लक्ष्यों और उद्देश्यों पर बात हो रही है, तो बाबा साहब अम्बेडकर, सभी लोग बोल रहे हैं, सभी पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, अलग अलग विचारधाराओं के रिप्रेजेंटेटिव हैं, बोल रहे हैं संविधान कैसे होना चाहिए। तो बाबा साहब अम्बेडकर उसमें इस बात को कहते हैं कि देश में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को सेटल करने के लिए पहले नंबर पर हमें उन संसाधनों का राष्ट्रीयकरण करने की तरफ जाना चाहिए, संसाधनों का राष्ट्रीयकरण करने की तरफ जाना चाहिए। क्योंकि राष्ट्रीयकरण से क्या है कि सारी संपत्ति जो है राष्ट्र की होगी, और राष्ट्र की जब होगी तो राष्ट्र अपने हिसाब से प्लान कर सकता है। इसलिए वो प्लानिंग का नजरिया है उनका उस लिहाज से था। अगर आपके पास लैंडलेस और जिसके पास जमीन ही नहीं है और एक के पास हजारों एकड़ जमीन है, तो ये राज्य जमीन कहां से लेकर आया? वो जमीन उसने कोई पैदा नहीं की है, ये जमीन इस देश की है, ये उद्योग भी इस देश के हैं, ये लोग भी इस देश के हैं। इसलिए क्यों न लोगों को प्रायोरिटी दी जाए। और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का जो फार्मूला उनका था, जो नेहरू ने लागू भी किया, आगे जाकर के कुछ लागू किया उन सवालों को लेकर के, कि आप बहुत सारे लोगों को जो लैंडलेस थे उनको लैंड भी देने का काम उन्होंने आगे बढ़ाया। तो ये एक सवाल था जिसमें वो ये कहना चाहते हैं कि सबसे अच्छी बात है कि एकजुट भारत ही भारत का भविष्य है। एकजुट, क्योंकि उस समय बात चल रही है कि वो अलग बनेगा, वो अलग बनेगा, तो कहते हैं कि एकजुट भारत ही भारत का भविष्य है। अगर हम एकजुट रहेंगे तो दुनिया में बड़े से बड़े लक्ष्य को हम हासिल कर सकते हैं। आज बहुत सारे लोग इस बात को कहते हैं अखंड भारत बनाएंगे। जब अखंड भारत कैसे बनाएंगे आप? आपके पास क्या फार्मूला है कि धर्म के आधार पर कोई अखंड भारत नहीं बन सकता। अखंड भारत बनाने के लिए आपको उसी तरह की नीतियां लागू करनी होंगी, आपको सबको रेस्पेक्ट देना पड़ेगा, आपको कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में आकर के लोगों को एड्रेस करना होगा। आप धर्म के फ्रेमवर्क में आकर लोगों को एड्रेस करेंगे तो इस देश में तो बहुत सारे धर्म हैं, एक धर्म नहीं है। यहां केवल बड़ा धर्म हिंदू धर्म है। और अभी चौधरी साहब जी इस बात की हिंदू कुश की चर्चा कर रहे थे,
जब 712 में उत्तरी सीमाओं से मीर कासिम भारत पर हमला करता है, उस समय राजा दाहिर जो सिंध का राजा था, अपना सब कुछ छोड़ करके भाग जाता है, लड़ता नहीं है। मीर कासिम वहां पर उनके लिए अपने गवर्नर नियुक्त करता है और जैसा उनका स्वभाव था उस हिसाब से जहां उनको जो कुछ मिला और लपेट करके, क्योंकि सेना के लिए बहुत सारा धन चाहिए, लूटपाट क्यों होती थी, सेना इतनी बड़ी सेना आप रखे हुए हैं, उसको खिलाओगे कहां से? आपको ये एक नजरिया है। और इसी नजरिए से मैं दूसरे नजरिए को जोड़ देता हूं, और ये अगर आप देखें राजा जो, क्योंकि वो नहीं लड़ा, भाग खड़ा हुआ, सात मास वाले भी और कोई उसका साथ देने की कोई नहीं आए, तो ऐसी हालत में अगर आप कहते हैं कि बाद के चलने वाले, बाद में बहुत सारे लोग अगर वहां आते हैं और उन लोगों के द्वारा, उनमें से किसी एक आक्रांता के द्वारा सोमनाथ की तरफ उनका आना होता है, तो क्यों होता है? इतिहास ये कुछ और कहता है, हमारे राजनीतिक लोग कुछ और कहते हैं। इतिहास ये कहता है कि सोमनाथ की तरफ आने का उसका अंदाजा केवल इसलिए था कि वहां पर बहुत सारा धन था, धन उसको लेना था। धार्मिक आस्थाएं सेकेंडरी हो जाती हैं जब राजा चलता है, वो उसकी निगाह धन पर होती है, और धन पर निगाह होने की एवज में वो सोमनाथ तक आया, और सोमनाथ पर आने के बाद बहुत सारा धन उसने लूटा और लूट करके वापस चला गया। तो ये जो अंदाजा है कि और आज हम ये कहें कि वहां जाकर के झंडारोहण करें, वहां जाकर के धार्मिक आस्थाओं का प्रचार करें, वो अलग इशू है। लेकिन किसी भी शासक को, किसी भी प्रधानमंत्री को या किसी भी राष्ट्रपति को ये करने की बजाय अपने संविधान को पढ़ना चाहिए कि संविधान हमें क्या कहता है, कि शासक का क्या दायित्व है। शासक का दायित्व है, उस दायित्व को उसको देखना चाहिए। तो मुझे ये लगता है कि अगर हम उस पूरे अंदाजे से, पूरे लिहाज से बाबा साहब अम्बेडकर को देखते हैं और उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमिंग को देखते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमिंग के दौरान दो महत्वपूर्ण डिबेट्स हैं। एक डिबेट ऐसी थी जो चाहती थी कि भारत उसी जमाने में हिंदू राष्ट्र बन जाए, वो बाबा साहब से नाराज रहते थे, हमेशा ही नाराज रहे, आज भी नाराज हैं। और बाबा साहब को किसी न किसी रूप में कोशिश इस तरह से रहती है कि इनको कोई धार्मिक चोला उड़ा दिया जाए और इन जातियों को अलग अलग तरह से, जातियों के आधार पर इनको अलग अलग धर्म दे करके, अलग अलग धर्म गुरु दे करके वहां पर बांटे खड़ा रखा जाए। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ऐसा नहीं चाहते थे, क्योंकि जब भारत का संविधान बना, उन लोगों ने उस संविधान को उस जमाने में भी नहीं माना, और जब आज वो बन गया है और अपने इतने साल, 75 साल और उससे ऊपर वो पार कर चुका है, उस जमाने पर भी उसी पर उंगलियां उठती हैं। क्यों उठती हैं ये हम सभी जानते हैं, क्यों उठती हैं। तो इसलिए मैं उस डिबेट में जाने की बजाय ये कहना चाहता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने वॉल्यूम 8 जो इंग्लिश का है, उसमें एक महत्वपूर्ण कोटेशन है। और इंग्लिश में एक किताब है जिसका है पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान। पार्टीशन के नाम से उनकी एक किताब है। उस किताब के को वॉल्यूम 8 जो इंग्लिश का है, राइटिंग एंड स्पीचेस, वॉल्यूम 8 में उसके बारे में बात की गई है। और वो कहते हैं कि जिस तरह से हमारे समाज में, हमारे देश में इतनी तरह की इनइक्वलिटीज़ हैं, इसलिए उन इनइक्वलिटी के खिलाफ हमें लड़ना चाहिए और हमें किसी भी तरह से हिंदू राज को देश में काबिज होने से बचाने का प्रयास करना चाहिए। ये राइटिंग एंड स्पीचेस में डॉक्टर अंबेडकर की स्पीच है, जो उनकी रिकॉर्डेड स्पीच है। जिसको लगता है कि डॉक्टर अंबेडकर क्या थे, डॉक्टर अंबेडकर के बारे में वॉल्यूम 8 को पढ़ लीजिए। उसमें वो लिखते हैं, रिकॉर्ड करते हैं कि हमें हिंदू राज को हर हाल में रोकने का प्रयास करना चाहिए। इसका मतलब वो हिंदुओं के खिलाफ नहीं है, वो ये कहना चाहते हैं कि हिंदू राज का मतलब है
इनइक्वलिटी का स्थापित होना, ग्रेडेड इनइक्वलिटी का आना। मैंने बड़ी मुश्किलों के साथ ग्रेडेड इनइक्वलिटी को समाप्त किया है, और फिर से अगर उसी तरह के रास्ते पर आप जाएंगे तो ग्रेडेड इनइक्वलिटी आएगी। मैंने कम से कम एक सिद्धांत दे दिया है कि सभी बराबर हैं, समानता का अधिकार दे दिया है। अगर वो लागू हो जाएगा तो वो समानता का अधिकार भी आपसे छीन जाएगा। इसलिए हमें उस चीज से बचना है, हमें उसके विपक्ष में रहना है और अपने जायज सवालों को उनसे पूछते रहना है। तो ये एक महत्वपूर्ण जो पड़ाव उनके उस दौर का है जिसमें वो सारे सवाल हैं। और मुझे लगता है कि अभी 1 बज गया है, 10 मिनट में मैं अपनी बात को पूरा करता हूं। और जैसा कि मैं आपसे अभी बात करते हुए उन मुद्दों को आपके बीच में रख रहा था और ये बता रहा था कि किस तरह से डॉक्टर अंबेडकर ये चाहते थे कि भारत का राज्य एक ऐसा राज्य बने जो पूरी दुनिया में महान बन जाए। राज्य और राष्ट्र दो अलग अलग चीजें हैं। पॉलिटिकल साइंस में पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा मिलेगा कि राज्य और राष्ट्र दो अलग अलग चीजें हैं। राज्य को राष्ट्र बनना होता है, जहां एक ही तरह के लोग रहते हैं वो राष्ट्र होता है। लेकिन अगर एक ही तरह के लोगों के बीच में गैर बराबरियां होंगी तो राष्ट्र नहीं होता है। जैसा भारत जैसा देश है जहां गैर बराबरियां इतनी तरह की हैं, धार्मिक भी हैं, जातियों की भी हैं, आर्थिक भी हैं, तो ऐसी हालत में आप कैसे उसको राष्ट्र बनाएंगे। कहने के लिए कानूनी रूप से हम राष्ट्र हैं, लेकिन सामाजिक रूप से राष्ट्र बनने के लिए डॉक्टर अंबेडकर की कोटेशन को हमेशा याद रखना चाहिए हम सभी को कि इंडिया इज ए नेशन इन मेकिंग। भारत बनता हुआ राष्ट्र है, और राष्ट्र कब पूरा होगा? जब भारत के लोगों की गैर बराबरियां खत्म हो जाएंगी तो राष्ट्र बन जाएगा। तो इसका मतलब तो बहुत सरल है। तो राज्य को उसी तरह से काम करना चाहिए, यानी देश चलाने वाले लोगों को उसी तरह से काम करना चाहिए। लेकिन देश चलाने वाले उस तरह से काम क्यों नहीं कर रहे हैं, ये हम सभी के सामने सवाल है। अगर वो भारत को राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो भारत राष्ट्र को उस तरह से जैसा बाबा साहब अम्बेडकर हमें अपनी डेफिनेशन में बता रहे हैं, उसको करने में क्यों हिचकिचा रहे हैं। उनको उसको करना चाहिए ताकि देश का सभी लोगों का भला हो। अगर दूसरा इसका उल्टा आप सोचकर देखिए, अगर बेरोजगारी है तो बेरोजगारों में अगर 78% हिंदू है इस देश में 2011 की सेंसस के अनुसार, अगर 78% हिंदू है तो गरीब भी तो वही ज्यादा होगा, भूखा भी तो वही ज्यादा मरेगा, दुखी भी तो वही ज्यादा होगा, आत्महत्याएं भी तो वही ज्यादा करेगा। जो ज्यादा होगा मरने वाला भी वही तो ज्यादा होगा, बेरोजगारी भी तो वही ज्यादा होगी। तो इस फार्मूले को भी उनको ध्यान में रखना चाहिए कि अगर देश गरीब रहेगा तो हिंदू ही तो ज्यादा गरीब रहेगा, अगर देश मजबूत होगा तो हिंदू ही तो ज्यादा मजबूत होगा। तो बजाय इसके कि हम ग्रेडेड इनइक्वलिटी और आर्थिक विषमताओं के रूप में जीवन को जिए, तो हमें विषमताओं को समाप्त करके राज्य का जो फर्स्ट और जो उसका फॉर्मेट जो दायित्व है वो ये है कि राज्य को, देश को, शासन को, प्रशासन को, सबको मिलकर के राज्य को मजबूत करना है और इनइक्वलिटी को समाप्त करना है। तभी हम राष्ट्र बन पाएंगे और ये हमारा पहला दायित्व है। तो इस तरह से अगर हम देखते हैं तो हमें ये लगता है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने जीवन में उनको लेकर के बहुत बार क्रिटिक, यानी उनके बारे में रिसर्च करने वाले या क्रिटिक करने वाले दो तरह से अम्बेडकर को देखते हैं। एक अम्बेडकर ऐसा है जो सभी को स्वीकार है, कोई भी हो, सभी मान लो हाँ अम्बेडकर का रोल था संविधान बनाने में, ठीक है, इतना ही था, यही था। एक अम्बेडकर ऐसा जो रेडिकल अम्बेडकर है। रेडिकल अम्बेडकर क्या है? जो समाज बदलना चाहता है। समाज बदलने वाला अम्बेडकर सबको स्वीकार नहीं है, तस्वीर वाला अम्बेडकर सबको स्वीकार है। समाज बदलने वाला अम्बेडकर बड़ी चीज है। वो क्या कहता है? वो कास्ट के सवाल उठाता है, वो राजनीतिक शोषण के सवाल उठाता है, वो संविधान को लागू होने के सवाल उठाता है, वो उनकी एक किताब है एनहिलेशन ऑफ कास्ट, वो जातियों की पवित्रता के सवाल उठाता है। वह एक जाति पवित्र और एक जाति अपवित्र कैसे हो सकती है?
अगर आप सभी को एक ही नज़रिए से देखने के आदी नहीं है, ये सवाल तभी आएगा। अदरवाइज तो सभी अगर बराबर हैं तो एक जाति पवित्र, एक जाति अपवित्र कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती। इसलिए रेडिकल अंबेडकर सवाल उठाएगा, क्वेश्चंस पूछेगा, और जो ऐसा अंबेडकर है जो सरल है वो सभी को अच्छा लगता है। तस्वीर के आगे पुष्प चढ़ा दिए, अंबेडकर को हमने मान लिया। अभी गीत भी सुन रहे थे, उन सवालों में रेडिकल अंबेडकर के क्वेश्चंस थे कि अंबेडकर वो नहीं है जो हम केवल तस्वीर में देखते हैं। अंबेडकर वो है, अब हमें अंबेडकर को उस नज़र से देखना चाहिए जो बेसिकली अंबेडकर चाहते थे। और वो जो चाहते थे उनमें से 2-3 महत्वपूर्ण सवाल मैं आपके बीच में करके अपनी बात को पूरा करूंगा। उसमें से एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि डॉक्टर अंबेडकर ये चाहते थे कि इस देश में एक ऐसी राज व्यवस्था कायम हो जो राज व्यवस्था संविधान के अनुसार काम करे। इसलिए वो इस देश का जो स्टैट्यूटरी जो प्रोविजंस ऐसे हों जिन स्टैट्यूटरी प्रोविजंस के बेस पर इस देश का व्यक्ति गर्व करे। कोई व्यक्ति किसी धर्म का है इसलिए गर्व करे, ये तो बहुत मिनिमम चीज है, बहुत छोटी चीज है। कोई व्यक्ति किसी धर्म में आस्था रखता है इसलिए गर्व करे। कोई व्यक्ति इस देश का होने के नाते क्यों नहीं गर्व करे? ऐसा डॉक्टर अंबेडकर ने खुद कहा था कि कोई मुझे कहता है कि कोई कहता है कि मैं हिंदू हूँ, कोई कहता मुस्लिम हूँ, कोई कहता मैं पारसी हूँ, कोई कहता मैं सिख हूँ, तो वो कहते हैं कि मैं तो एक ही व्यक्ति हूँ। मैं पहली और अंतिम बार मैं भारतीय हूँ। मैं भारतीय हूँ, मैं हिंदू नहीं हूँ, ना मैं बौद्ध हूँ, ना जैन हूँ, ना यहूदी हूँ, ना सिख हूँ, ना पारसी हूँ, मैं भारतीय हूँ। आपको क्या समस्या हो रही मेरे भारतीय होने पर? आप मुझे भारतीय के रूप में क्यों स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं? जो बार बार सवाल पूछते हैं कि आप बौद्धिस्ट हैं या जैन हैं या हिंदू हैं, आपको क्या समस्या हो गई है? क्या आप मुझे भारतीय होना आपको अच्छा नहीं लगता? मेरा भारतीय होना, बाबा साहब अम्बेडकर ने उसको बड़ा रेडिकल और उसको आवेश में आकर जवाब दिया कि आप मुझे भारतीय होने में आप मुझे अपनी जाति में ही क्यों देखना चाहते हैं? वो व्यक्ति जो कोलंबिया में पढ़कर आया, वो व्यक्ति जो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़कर आया, उस व्यक्ति को जो यहां संस्कृत नहीं पढ़ने दी कि बदले में उसने फारसी पढ़ा मैट्रिक के एग्जाम में। फारसी संस्कृत तो पढ़ना चाहते लेकिन नहीं पढ़ने दी, तो उन्होंने बदले में फारसी पढ़ी। और वो व्यक्ति जर्मन में जब जाता है तो वहां संस्कृत की स्टडी करते हैं, और बाद में वो जो रोकना चाहते थे उन सभी को उन्होंने खोल करके रख दिया। सारे ग्रंथों को खोल खोल रख दिया पन्ने पलट करके, और उनके ऊपर एक किताब लिख दी, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, और ये बता दिया कि तुम्हारा जो ढांचा है कितना सड़ा हुआ है, और इस ढांचे को मैं देख रहा हूं, और ये एक एक चीज को मैं खोल दिया है। बाबा साहब अम्बेडकर ने आर्य समाज को लेकर के एक बात की थी। जब शांतराम बीए ने, जो आर्य समाजी थे, लाहौर के जाति तोड़ मंडल को चलाते थे, तो उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को बुलाया कि आप आइए हमारे यहाँ भी भाषण दीजिए, आप तो बड़े क्रांतिकारी बात कर रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें कहते हैं, आपकी किताब भी मैंने देख ली है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, आइए हमारे यहाँ, हमारे सभी लोग बहुत प्रोग्रेसिव हैं, आपको सुनना चाहते हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर कहा कि ठीक है, मैं आ जाऊँगा, आने में कोई समस्या नहीं है। उन्होंने सब कुछ मुकर्रर हो गया, तारीख निश्चित हो गई। बाबा साहब अम्बेडकर के जब जाने का वक्त आया तो उन्होंने कहा कि हमने कार्यक्रम रद्द कर दिया है। बाबा साहब अम्बेडकर ने पूछा कि आपने कार्यक्रम रद्द क्यों कर दिया? क्योंकि उसमें से बहुत सारे उस समय के, क्योंकि हम उस समय सारे पंजाब के ही थे, यहाँ भी सारा पंजाब ही था। उस समय जो हमारे जो आर्य समाज के जो पंजाबी आर्य समाज के जो लोग हैं, जो पंजाब का आर्य समाज है, वो लोग नहीं चाहते हैं कि आप इस तरह का जो बात है जो आपने अपनी किताब में लिखी आप हमें बताएं। इसलिए हमने आपकी बात को सुनने का निर्णय न सुनने का फैसला लिया है, और इसलिए हम आपको न बुला, इसलिए हमने आपका प्रोग्राम यानी ये फंक्शन ही उस साल का 1936 का फंक्शन ही कैंसिल कर दिया गया, वो उनको बुलाया नहीं गया। तो ये एक महत्वपूर्ण आर्य समाज वर्सेस बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर कहते हैं कि देखिए आर्य समाज भी प्रोग्रेसिव है। भाई बाबा साहब अम्बेडकर जो बेसिक क्वेश्चन उठाते हैं, आप वर्ण व्यवस्था में यकीन करते हो या नहीं करते हो?
बेसिक क्वेश्चन है। वो कहते हैं हां करते हैं, फिर तो आप हमारे फॉर्मेट से बाहर हो गए। आप जाति व्यवस्था में विश्वास करते हैं, हां करते हैं, तो हमारे फॉर्मेट से बाहर हो गए। आप ग्रेडेड इनइक्वलिटी में विश्वास करते हो कि ब्राह्मण बड़ा होता है और अनटचेबल उसके पैरों के बराबर होता है, नीचे होता है, मानते हो? हां होते हैं, ये तो होता ही है, तो फिर हमारे फ्रेम से बाहर हो गए। जब आप हमारे फ्रेम से ही बाहर हो गए तो हम आपको क्या सिखा सकते हैं? आप सीखते रहिए। अगर आपको सीखना है तो इस फ्रेम को बदलना पड़ेगा, तो आप सीख जाएंगे। अगर इस फ्रेम को बदलेंगे तो आप सीख जाएंगे। तो ये बाबा साहब अम्बेडकर की मेजर फाइंडिंग्स हैं, जिनको लेकर उन्होंने कहा, और जिस बात को मैं कह रहा था कि सरल अम्बेडकर सबको पसंद है उसको एक, लेकिन रेडिकल अम्बेडकर किसी किसी को पसंद है। कारण यही है कि रेडिकल अम्बेडकर एक तरह से आपको क्वेश्चन देता है, आपको सवाल देता है, और उन्हीं क्वेश्चंस के बेस पर आप आगे बढ़ते हैं, और उन सवालों को आगे बढ़ा करके आप ये निश्चित कर पाते हैं कि एग्जैक्टली व्हाट इज इंडिया इज, भारत एग्जैक्टली है क्या, भारत किस तरह से चल सकता है। क्योंकि इतने बड़े देश को आप एक ही विचार से नहीं चला सकते। एक विचार से चला सकते हैं, और वो विचार हो सकता है केवल भारत के संविधान का विचार। आप जातीय विचार से, धार्मिक विचार से इस देश को उस तरह से नहीं चला सकते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। बाबा साहब अम्बेडकर आखिर के दिनों में 1952 में, क्योंकि 1952 में वो फिर से राज्यसभा में आ गए थे, और उसके बाद जब वो अपने आखिरी दिनों में वो जब बुद्धिज़्म की तरफ जा रहे थे तो उनका एक नारा था। उन्होंने कहा कि मैंने सब कुछ देखा है, और वो एक निष्कर्ष पर पहुंचे थे, और उन्होंने कहा था कि राजनीतिक बदलाव तो पानी का बुलबुला, पानी के बुलबुले के बराबर है। राजनीतिक बदलाव पानी के बुलबुले के बराबर है। जैसे पानी में बुलबुले, हजारों बुलबुले उठते हैं और मिट जाते हैं, ऐसे ही राजनीतिक बदलाव है। इस देश के इतिहास में ही, हजारों साल के इतिहास में भी देखो कितने राजे बने हैं, कितने राजे बने और कितने राजे गए, कितने हैं यहां, कौन उनका नाम लेने वाला है। कितने ही अधिकारी, कितने बड़े बड़े लोग आए, कितने चले गए, कौन उनका नाम लेने वाला है। जो पावर में रहते हैं, मैं उसकी उस अंदाजे से बात कर रहा हूं। इसलिए वो कहते हैं कि सबसे बड़ा बदलाव सामाजिक बदलाव होता है। सबसे बड़ा बदलाव सामाजिक बदलाव होता है, और उसको बदलने में पीढ़ियां खप जाती हैं, तब मुश्किल से बदलाव आता है। आप अंदाजा लगाइए, डॉक्टर अंबेडकर वहां से कहां से पढ़ करके इतनी एजुकेशन लेकर के आए, और यहां आकर के फिर से उनको एजुकेशन के नजरिए से नहीं देखा गया, और कहा गया कि ये तो वो अनटचेबल्स बॉय है, उस हिसाब से उनको देखा गया। लेकिन अंबेडकर ने उस लड़ाई को खत्म नहीं किया, वो लड़ाई हमें दे गए, हम सभी लड़ रहे हैं। तो उस लड़ाई के अंदाजे से ये मालूम होता है कि हमें एक तरह से बाबा साहब अम्बेडकर का जो पूरा जो कहने का और बात करने का जो पूरा उनका जो नज़रिया था, कि हमें ऐसा एक रेडिकल इंस्ट्रूमेंट के रूप में हमें उस कास्ट के पूरे डिस्कोर्स को लेकर के हमें उसका अंत करना है। और जो, क्योंकि सामाजिक बदलाव सबसे बड़ा बदलाव है, और वो उसको बदलाव को करने में पीढ़ियां खप जाती हैं, एक नहीं, दो नहीं, कई पीढ़ियां खप जाती हैं, तब जाकर बदलता है। जाति व्यवस्था को लेकर के, धार्मिक सोच को लेकर के, पाखंड और रूढ़ियों को लेकर के समाज में कितना बड़ा बदलाव कितने समय में आता है, इसका अंदाजा हम सभी को है। इसलिए सोशल चेंज इज ए परमानेंट चेंज, बट वेरी फ्यू फॉर फाइटिंग फॉर दैट। इसके लिए लड़ने वाले बहुत कम होते हैं, लेकिन इसकी लड़ाई का विस्तार बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे कि सामाजिक बदलाव की लड़ाई का विस्तार होना चाहिए, जिसमें ये ग्रेडेड इनइक्वालिटी खत्म हो जाए, जाति भेद खत्म हो जाए, सभी व्यक्ति सभी तरह की बात करें। एक सवाल मैं आपसे ही पूछता हूं, वो ये है कि महिलाओं की लड़ाई महिलाएं क्यों लड़ रही हैं? अनटचेबल की लड़ाई अनटचेबल ही क्यों लड़ रहा है? दलित की लड़ाई दलित ही क्यों लड़ रहा है? ब्राह्मण की लड़ाई ब्राह्मण ही क्यों लड़ रहा है? क्यों लड़ रहा है? आप अपने आप से पूछिए, सभी अपने आप से पूछे, मैं ही पूछ रहा हूं, क्यों लड़ रहा है? क्योंकि हम सभी अपनी अपनी जातियों में ही कैद हैं। हमने यह मान लिया है कि जातियां ही राष्ट्र हैं। हमने यह मान लिया है, हम उसी डिस्कोर्स में जी रहे हैं कि जातियां ही राष्ट्र हैं,
लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं जातियां आपके लिए दड़बे हैं, मुर्गियों को रोकने के दड़बे जैसे होते हैं, जातियां आपके लिए दड़बे हैं। इसलिए हिंदी में उसका शब्द है, इंग्लिश के लिए शब्द कुछ और है। हिंदी में जो अगर आप बाबा साहब अम्बेडकर पर एक महत्वपूर्ण किताब पढ़ना चाहें, जो अभी एक महत्वपूर्ण किताब जो फॉरेन राइटर की आई है, इसमें जेफरलो एक राइटर हैं जिनका हिंदी और इंग्लिश में दोनों में ट्रांसलेशन, हिंदी में इंग्लिश में बेसिक राइटिंग है और हिंदी में उसका ट्रांसलेशन है। तो जेफरलो की जो किताब है उसमें बहुत अच्छे एविडेंस के साथ, बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमिंग के क्वेश्चंस के साथ उस किताब को लिखा गया है और हमें एक नए तरह का विजन देती है, नई तरह की सोच देती है। और वो बाबा साहब अम्बेडकर इसलिए कहते हैं कि मैं चाहता हूँ, जिसका एक कोटेशन मैं आपको पढ़ देना चाहता हूँ, जो मैं इस झूठे राजनीतिक चुनाव से कोई वास्ता नहीं रखना चाहता। ऐसे झूठे चुनावों के दम पर तो मैं प्रधानमंत्री भी बन सकता था, जैसे उस समय के सीन को देख रहे हैं, मगर मेरे लिए उसका कोई मोल नहीं है। मैंने खुद बौद्ध धर्म अंगीकार कर लिया है। मैं चाहता हूं कि आप भी इसे अपनाएं। अस्पृश्य ही नहीं बल्कि सारे भारत और यहां तक कि सारे संसार के लोग इसे अपनाएं। मुझे यह धर्म तमाम इंसानों के लिए अच्छा लगता है। उनकी खुशियों के लिए, उनके प्रति प्रेम को व्यक्त करने के लिए मैं चाहता हूं कि आप उस मिशन को, उस व्यवस्था को अपनाएं जिसमें इक्वलिटी है और इनइक्वलिटी को लतिया दें, उसको छोड़ दें। तो ये एक नए तरह का अंबेडकर यहाँ आपके बीच में देखता है। जिस अंबेडकर को कोई कहे अरे देखिए धर्म छोड़ने की बात कर रहे हैं, कौन मानेगा अंबेडकर को? देखिए जाति छोड़ने की बात कर रहे हैं। अरे बेसिक अंबेडकर वही है जिसको मैं कह रहा था कि सरल अंबेडकर प्रतिमा वाला अंबेडकर नहीं है। सरल अंबेडकर का जो पूरा थॉट प्रोसेस है वो है। अंबेडकर क्या थे? वो कह रहे हैं कि मुझे नहीं रहना इस इनइक्वलिटी में, मैं गैर बराबरी के समाज में नहीं रहना चाहता हूं, तो मैं क्या करूं? कोलंबिया में पढ़कर आ गया, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़कर आ गया और आज भी मुझे अनटचेबल ही कह रहे हैं, तो इस समाज में रहकर क्या करूं? इससे अच्छा है मैं नए तरह का समाज बनाऊं। और नए तरह का समाज बनेगा तब जब मेरे साथ आप बुद्धिज्म में जाओगे। और इसलिए जब 1951 का जो सेंसस है वो केवल 25,000 लोग इस देश में बुद्धिस्ट हैं 1951 में, और 1961 में 25 लाख अचानक हो जाते हैं। और आज अगर आप बात करें तो आज 2 करोड़ बुद्धिस्ट हैं। तो 2 करोड़ बुद्धिस्ट जो 1% समथिंग से ऊपर हो गए हैं। तो लेकिन वो लोग हैं जो एक रेडिकल थॉट प्रोसेस से हैं, और जो ये पूरा जो प्रोसेस है, और उसके लिए उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर ने एक अपनी जो अंतिम पुस्तक है जिसका नाम है बुद्धा एंड हिज धम्मा। बुद्धा एंड हिज धम्मा, बुद्ध और उनका धम्म। धम्म इज नॉट ए धर्म, धर्मा एंड धम्मा इज बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। धम्म इज ए वे ऑफ लाइफ। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ समय कई साल पहले कहा था कि हिंदुइज्म इज ए वे ऑफ लिविंग। तो सभी धर्म वे ऑफ लिविंग है, हिंदुइज्म अकेला थोड़ा है। सभी धर्म वे ऑफ लिविंग है। आप किसी उनकी इंटरप्रिटेशन इस अंदाजे से थी कि वो कह रहे थे कि हिंदुइज्म एक नहीं है, क्योंकि उसके अंदर कोई एक चीज को मानता है, दूसरा उसी को नहीं मानता है। अलग अलग तरह के उसमें अलग अलग चीजें हैं। कहीं पर अगर आप दक्षिण में जाओ विवाह के वो पैटर्न नहीं है जो उत्तर भारत में है। उत्तर भारत में भी वो पैटर्न अलग अलग जातियों के बीच में है कि जो एक तरह से उस समय पार्टीशन के बाद पाकिस्तान से इधर आए, पार्टीशन के बाद जब भारत में आए, उनके मैरिज करने की रिचुअल्स अलग हैं। उनकी रिचुअल्स पर इस्लाम का प्रभाव है, इसलिए उन रिचुअल्स में वो इस्लाम के पैटर्न को अडॉप्ट करते हैं। और यहाँ के लोग अपने गोत वगैरह निकाल करके फिर उस हिसाब से पैटर्न मैरिज करते हैं, जो बहुत जगह नहीं है। और साउथ में जाएंगे तो वहाँ मैरिज करने के पैटर्न अलग अलग तरह के हैं। तो इसलिए वो उस तरह से वो सुप्रीम कोर्ट की डेफिनेशन को इंटरप्रेट करना चाहिए। तो बाबा साहब अम्बेडकर ये कहते हैं, और वो एक तरह से जेफरलो ने एक बात को आखिर स्टेटमेंट देकर के मैं बात पूरी करूंगा, और वो ये कहना चाहते हैं कि बौद्ध धर्म को अपनाकर अंबेडकर ने वही हासिल कर लिया जो फूले और पेरियार हिंदू धर्म के विरुद्ध अपने सारे प्रतिरोध के बावजूद हासिल नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि फूले और पेरियार
बात करते रहे, अभियान चलाते रहे, लेकिन चैलेंज भी देते रहे, लेकिन आखिरकार उस तरह से कन्वर्ट नहीं हुए, उस तरह से चैलेंज नहीं दिया कि हम तुम्हें छोड़ रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर का सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन उनसे आगे अगर कोई दिखता है तो ये दिखता है कि उन्होंने कहा कि अभी तक बुद्धिस्ट बनने का जो प्रोविजन था वो अभी तक कोई उस दिशा में नहीं जा रहा था। मैं जा रहा हूं, मेरे साथ जितने भी लोग आएंगे, और हम सभी जानते हैं, इतिहास बताता है कि 10 लाख लोगों ने बुद्धिज्म को अडॉप्ट किया, और वो उसकी एक जो 14 अक्टूबर यानी उस दिन, क्योंकि विजयदशमी का दिन ही वो मुकर्रर हुआ था कि अशोका विजयदशमी को मेमोराइज करने के लिए ही वो उधर जाना है, बुद्धिज्म में जाना है, और उससे अगले दिन उन्होंने एक तरह से कहें दूसरे जगह पर वो उसी मूवमेंट को आगे चलाया। तो इस तरह से कहें कि अंबेडकर ने केवल 2 बार की सभाओं में ही 10 लाख लोगों को बुद्धिस्ट बना दिया, और वो ऑफिशियली बुद्धिस्ट ज़्यादातर लोग जो है महाराष्ट्र में हैं, और लेकिन हरियाणा में भी अगर सेंसस में आप देखेंगे, क्योंकि अभी सेंसस आपके बीच में आएगी तो इस चीज़ को जरा ध्यान रखिएगा। सेंसस आएगी, हु आर यू, हु आर यू, सेंसस आएगी तो याद रखना हु आर यू। बाबा साहब अम्बेडकर क्या कहकर गए, हु आर यू, आप क्या हैं। बाबा साहब अम्बेडकर आपको कहकर गए हैं सेंसस आएगी तो उसमें उस कॉलम को भर देना, सेंसस वाला आएगा उस कॉलम को उसमें भर देना कि हु आर यू, आपको भरना है। तो ये कुछ चीजें जो है रेडिकल, और जो बाबा साहब अम्बेडकर को एग्जैक्ट में आपको समझ करना है, अपने आप उसको बाबा साहब अम्बेडकर की लाइफ को अपने अंदर जीना है, तो तभी होगा जब उनको आप पढ़ेंगे। एक एडवाइस मैं ये भी देना चाहूँगा, जो भी विद्यार्थी, जो भी स्टूडेंट पढ़ना चाहे, अपनी पढ़ाई के अलावा वो LLB जरूर करे, वो LLB जरूर करे। बहुत सारे हमारे समाज के या पूरे सोसाइटी के लोग रिटायरमेंट के बाद LLB करते हैं। जब भी करें LLB आपको जरूर करनी चाहिए। लॉ के बाद आपको दुनिया को देखने का नजरिया बदल जाता है, आपको बाबा साहब अम्बेडकर को नए नजरिए से पेश करने का अवसर मिल जाता है। तो बाबा साहब अम्बेडकर को इसलिए मैं कहता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर एक महान व्यक्तित्व थे कि उन्होंने पूरी दुनिया को, पूरे देश को बेहतर बनाने का काम किया, और वो हमेशा ये चाहते थे कि मेरा भारत महान बने और मेरा भारत पूरी दुनिया में एक नंबर बने। विश्व गुरु बनने के बहुत सारी बातें कही जाती हैं, लेकिन विश्व गुरु हम तभी बनेंगे जब एग्जैक्टली हम इक्वलिटी में रहेंगे, और इक्वलिटी में रहेंगे तो निश्चित है पूरी दुनिया हमें सम्मान देगी। हम आपस में लड़ना बंद कर देंगे तो महान बन जाएंगे। तो ये कुछ बातें भारत का संविधान हमें बताता है, और भारत का समाज उन चीज़ों को हर रोज़ मारता है, क्योंकि हमारी लड़ाई समाज के भीतर आकर वहीं ख़त्म हो जाती है। इसलिए हमें समाज की लड़ाई को भी कन्वर्ट करना है, और समाज की लड़ाई के पॉलिटिकल इश्यूज़ को भी कन्वर्ट करना है, और उस सारे मुद्दों को लेकर के ये सारी चीज़ें जो मैंने आपके बीच में रखी, तो मुझे लगता है कि एक अम्बेडकर ऐसा है कि जो एक रेडिकल टाइप का है, जो एक तरह से बगावती किस्म का है, और वो बगावत केवल अपने लिए कुछ हासिल करने के लिए नहीं कर रहा है, बल्कि वो चाह रहा है कि समाज की एक ऐसी व्यवस्था कायम हो जिसमें इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, और जिसमें जस्टिस और रिस्पेक्ट टू लॉ, गवर्नेंस ऑफ लॉ ये पैदा हों, तो निश्चित रूप से भारत महान बन सकता है। तो ये कुछ बातें मुझे आपके बीच में करनी थी। धन्यवाद, आपने मुझे सुना। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।